हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स एजुकेटर कुमार आकाश। आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में अब स्फीति की अवस्था किसे कहते हैं, डिसइंफ्लेशन किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखना, जब भी किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में कमी देखने को न मिले पर मुद्रास्फीति की दर में कमी दर्ज की जाती है तो अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति को हम डिसइंफ्लेशन की अवस्था कहते हैं, अब स्फीति की अवस्था कहते हैं। इसको दूसरे संदर्भ में हम इस तरह भी इंगित कर सकते हैं कि जब किसी अर्थव्यवस्था में महंगाई दर अर्थात मुद्रास्फीति की दर में कमी दर्ज की जाती है परंतु वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में कमी दर्ज नहीं की जाती, अर्थात वस्तुओं और सेवाएं सस्ती देखने को नहीं मिलती, तो अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति को हम अपस्फीति की अवस्था के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ आधार वर्ष ले रखे हैं। 2014 से 2017 का हमने आधार वर्ष ले रखा है और मान लेते हैं 2014 में किसी प्रोडक्ट की कीमत मान लेते हैं 100 रुपए। 2015 आते आते वही प्रोडक्ट जो है मार्केट में 110 रुपए का बिकने लगा। तो हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि 100 से 110 होने में 10% का इन्फ्लेशन रेट दर्ज किया गया, अर्थात जो महंगाई हुई वो 10% दर्ज की गई। क्योंकि 100 रुपए का प्रोडक्ट था, 100 प्लस 100 का 10% निकालेंगे तो वो 10 निकलेगा और 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110 रुपए का हो गया प्रोडक्ट। तो इन्फ्लेशन रेट यहां पर दर्ज किया गया, इन्फ्लेशन जो रेट है वो 10% दर्ज की। इसी तरह 2015 से 2016 आते आते जो प्रोडक्ट 110 रुपए का था वो 2016 में 115.5 रुपए का मिल रहा है। अर्थात इस दौरान जो इन्फ्लेशन रेट जो एक्चुअल में है वो यहां पर 5% दर्ज किया गया। 110 प्लस 110 का 5%, तो टोटल आपका कैलकुलेट होगा 115.5। 2017 आते आते जो प्रोडक्ट 115.5 रुपए का मिल रहा था वो फिर 115.5 का मिलने लगा। अर्थात इस दौरान जो इन्फ्लेशन रेट दर्ज किया गया, जो महंगाई दर दर्ज की गई वो 0% दर्ज की गई। तो प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो महंगाई दर है, हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है। पहले 10%, 10% से 5%, 5% से 0%। लेकिन इस दौरान हमें क्या देखने को मिला कि जो प्राइस है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के, वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हैं उसमें हमें कमी देखने को नहीं मिल पा रही। जैसे यहां पर देखो 100 रुपए का प्रोडक्ट था, फिर 110 रुपए का हो गया, फिर 115.5 रुपए का हो गया। तो हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें हमें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि महंगाई दर जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है। और जब भी ऐसी स्थिति इकोनॉमी में देखने को मिलती है तो इस प्रकार की स्थिति को हम अपस्फीति की अवस्था कहते हैं। मैं समझता हूं कि आप सभी का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि पुनः स्फीति की अवस्था किसे कहते हैं। व्हाट इज रिफ्लेशन या व्हाट इज डू यू मीन टू बाय अंडरस्टैंड रिफ्लेशन। जब हम रिफ्लेशन की बात करते हैं तो हमें यहां पर कहना पड़ेगा जब भी किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा संकुचन के बाद मुद्रा स्फीति की अवस्था देखने को मिले तो अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति को हम रिफ्लेशन कहते हैं, पुनः स्फीति कहते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, जब भी किसी अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन के बाद इन्फ्लेशन देखने को मिले तो इस प्रकार की स्थिति को हम रिफ्लेशन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु की कीमत 2014 में 100 रुपए की है, 2015 आते आते वो वस्तु हमारी सस्ती हो गई और 90 रुपए की मिलने लगी। तो यहां पर हमें यह कहना पड़ेगा कि वस्तुएं और जो सेवाएं हैं वो महंगी तो नहीं हुई, मतलब सस्ती होगी, मतलब मुद्रा संकुचन हो गया, मतलब डिफ्लेशन हो गया, मतलब कितना दर्ज किया गया, 10%। प्यारे दोस्तों, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 2014 में 100 रुपए का बिक रहा है, 2015 आते आते वही प्रोडक्ट हमें 90 रुपए का बिकने लगा। तो इस दौरान हमें यह देखने को मिला कि 10% का डिफ्लेशन आ गया, अर्थात वस्तुएं और सेवाएं क्या हो गई, सस्ती हो गई। इसके बाद 2015 से 2016 आते आते जो प्रोडक्ट हमें 90 का मिल रहा था वो 99 रुपए का हो गया, अर्थात प्रोडक्ट क्या हो गया, महंगा हो गया। अर्थात इस दौरान जो मुद्रास्फीति दर्ज की गई वो 10% दर्ज की गई। अर्थात जब भी किसी अर्थव्यवस्था में
वस्तुएं और सेवाएं क्या हो, सस्ती हो जाएं, और इसके बाद पुनः महंगाई दर्ज देखने को मिलती है या महंगाई देखने को मिलती है, तो इस प्रकार की स्थिति को हम पुनःस्फीति की अवस्था कहते हैं। एक बार फिर से हम इस चीज को रिपीट करते हैं, बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में पुनःस्फीति की अवस्था किसे कहते हैं। हमने यहां पर बताया, जब भी किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाएं और इसके बाद उसमें महंगाई दर्ज की जाए, तो इस प्रकार की स्थिति को हम रिफ्लेशन की अवस्था कहते हैं, पुनःस्फीति की अवस्था कहते हैं। अर्थात मुद्रा संकुचन के बाद मुद्रास्फीति की अवस्था देखने को मिले, तो यही मुद्रास्फीति हमारी क्या कहलाती है, पुनःस्फीति कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि मुद्रास्फीति की गणना किन आधारों पर की जाती है। ऐसे कौन कौन से आधार हैं इकोनॉमी में, जिनके आधार पर हम इकोनॉमी में मुद्रास्फीति की गणना कर सकते हैं, महंगाई दर की गणना कर सकते हैं। WPI का फुल फॉर्म होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, अर्थात थोक मूल्य सूचकांक, और CPI का फुल फॉर्म कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अर्थात उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो यहां पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में WPI क्या होता है। हालांकि हमने इस चीज को समझा कि मुद्रास्फीति की अगर हमें गणना करनी है तो हमें WPI और CPI को अपनाने का प्रावधान किया गया है। हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि WPI क्या होता है। WPI का फुल फॉर्म WPI का फुल फॉर्म होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, अर्थात थोक मूल्य सूचकांक। इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत जो कुल वस्तुओं की संख्या है वो 697 रखी गई है। इसके अंतर्गत कुल वस्तुएं कितनी हैं, 697। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाए कि होल प्राइस इंडेक्स जो होता है, थोक मूल्य सूचकांक होता है, उसके अंतर्गत कुल कितनी वस्तुओं का जिक्र किया गया है, तो वो है आपकी 697 वस्तुएं। ये हमारी जो पहली कैटेगरी है, ये है हमारी प्राइमरी गुड्स, अर्थात प्राथमिक वस्तुएं। होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत जो प्राथमिक वस्तुओं की संख्या है, जो प्राइमरी गुड्स का नंबर है, वो है 117। इसके उपरांत जो हमारी विनिर्मित वस्तुएं हैं, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, वो कितनी हैं, 564। ईंधन और स्नेहक जैसी जो सामग्रियां हैं वो कितनी हैं, 16 हैं। और इन सभी का टोटल कर देंगे तो जो टोटल नंबर हो जाएगा हमारा वो आएगा 697, अर्थात WPI के अंतर्गत कुल वस्तुओं की संख्या 697 रखी गई है। WPI का आधार वर्ष 2011-12 रखा गया है। अगर कभी भी एग्जाम में 2011 और 2012 दोनों ऑप्शन में है तो आप 2012 टिक करेंगे। WPI की जो गणना की जाती है वो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ही WPI की गणना की जाती है। और वर्ष 2014 में एक समिति आती है, उर्जित पटेल समिति। उन्होंने सुझाव दिया कि मुद्रास्फीति की गणना के लिए जो थोक मूल्य सूचकांक है, इसको हटा दिया जाए और CPI को अपनाया जाए, अर्थात उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अपनाया जाए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वर्ष 2014 में उर्जित पटेल समिति आती है और वो सुझाव देती है कि मुद्रास्फीति की गणना के लिए WPI को हटा दिया जाए और CPI को अपनाया जाए। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में CPI क्या होता है। जब हम क्या है, CPI का पूरा नाम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, अर्थात उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसमें जब हम बात करते हैं, CPI के अंतर्गत 3 नए सूचकांक शामिल किए गए हैं। किसके रिकमेंडेशन पर, उर्जित पटेल समिति के सुझावों के आधार पर। पहली कैटेगरी है CPI ग्रामीण, दूसरी कैटेगरी है CPI शहरी और तीसरी कैटेगरी है CPI संयुक्त। CPI ग्रामीण की जो गणना है वो डाक विभाग द्वारा की जाती है। CPI ग्रामीण की जो गणना है वो डाक विभाग द्वारा की जाती है। CPI शहरी की गणना NSO द्वारा की जाती है। यहाँ पर NSO का फुल फॉर्म नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय होता है। और इसी प्रकार CPI संयुक्त की जो गणना है वो भी NSO द्वारा ही की जाती है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा।